जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हमारी आज की कहानी है माँ की लॉटरी। बहू सास को चप्पल मारकर चिल्लाते हुए कहती है, अब बहुत हो गया। मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें अपने घर में अब एक पल भी नहीं रहने दूंगी। आने दो तुम्हारे बेटे को। कल सुबह ही तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आएंगे। बहू को तो अपनी सास को घर से भगाने का मौका चाहिए था और उसको मौका भी मिल गया। उसने अपने पति को भी अपनी तरफ करके अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने का पूरा प्लान बना लिया था। आइए जानते हैं प्रतिभा जी की पूरी कहानी। प्रतिभा जी ऊपर छत पर बने हुए कमरे में चारपाई पर पड़ी हुई हैं। हफ्ते भर से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खास खास के छाती में दर्द होने लगा है। बेटे बहू को अपने माँ से कोई मतलब नहीं है। बेटा बहू अपने बच्चों के साथ नीचे रहते हैं। उसी के ऊपर छत पर कोने में एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसमें टूटी फूटी चारपाई पड़ी हुई है। कमरे की छत के ऊपर टीन डले हुए हैं जिसकी वजह से बहुत गर्मी लगती है। उस कमरे में पानी के लिए एक मटका रखा है। उसके ऊपर एक गिलास रखा है। प्रतिभा जी लगभग 70 वर्ष की है। वैसे तो वह नीचे आ सज जाती हैं और अपने बहू के काम में हाथ बटा देती हैं, लेकिन इतने दिनों से उनकी तबीयत खराब है तो वह नीचे भी नहीं आ पा रही हैं। ऊपर अकेले कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाती हैं। बहू बेटा भी उनके पास बस 2 मिनट के लिए ही आते जाते हैं। जब उनके मटके में पानी डालना होता है या फिर खाने के लिए कुछ भोजन हो, तभी शाम के समय बेटा खिचड़ी लेकर आता है और बाहर से ही कमरे के अंदर सरका देता है। प्रतिभा जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा जरा अंदर तो आओ, मेरे पास थोड़ा समय बैठो। मैं तो इस अकेले कमरे में बैठ बैठ कर बोर हो गई हूँ। मेरा जी बहुत ही घबराता है। मुझे नीचे वाले कमरे में ले चलो। इधर तो मुझे कोई भी नहीं दिखता है, तो कम से कम मेरी आंखों के सामने तुम सब देखते रहोगे तो मेरा मन लगा रहेगा। बेटा फटाक से मना करते हुए कहता है, अरे माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इतना खास रही हो। मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी और मुझे तो 10 काम करने होते हैं। अगर मैं बीमार पड़ गया तो सारे घर के काम ठप हो जाएंगे। प्रतिभा जी फिर से अपने बेटे से कहती हैं, बेटा तुम एक बार इस कमरे के अंदर आकर देखो तो इस कमरे में कितनी गर्मी लगती है। अगर तुम मुझे नीचे नहीं ले जा सकते हो तो कम से कम इसी कमरे में एक पंखा तो लगवा दो। थोड़ी देर में बेटा एक टेबल फैन नीचे से लेकर के आता है और प्रतिभा जी के कमरे में बाहर से ही लगा देता है और कहता है, इसको छूना मत, इसमें करंट आता है, बस इसको चलने देना। सुबह बहू चाय देने आती है तो प्रतिभा जी पर चिल्लाते हुए कहती हैं कि सिर्फ अपनी खुशामद करवा रही हो। अब जल्दी से ठीक हो जाओ। पूरे घर के काम मुझे करने पड़ते हैं। तुम जल्दी से ठीक होकर के आओ। घर में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, उनको साफ करना है, साफ सफाई करनी है। बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, उनको भी घुमाने ले जाना है। अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक ठीक लग रही है, दवाइयाँ खाकर नीचे आ जा। प्रतिभा जी दवाई खाने के बाद आराम करने लगती हैं। शाम को जब सोकर उठती हैं तो उनको ठीक लगता है, तो वह सोचती हैं कि चलो अब नीचे चलती हूँ, उधर सबके साथ बैठूंगी तो अच्छा लगेगा। जैसे ही वह नीचे आती हैं तो पोता पोती भागकर अपनी दादी के पास आने लगते हैं, लेकिन बहू बीच में ही अपने बच्चों को पकड़ लेती हैं और कहती हैं, तुम अभी दादी के पास नहीं जाओगे। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम बीमार पड़ जाओगे। उनके साथ में जाओ, अपने कमरे में जाकर के खेलो। बेचारे बच्चे उदास होकर के अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रतिभा जी का बहुत मन होता है कि वह अपने नाती पोतों के साथ थोड़ा सा खेले, उनके साथ बात करे, लेकिन बहू तो उनको पकड़कर अपने कमरे में और वापस आकर प्रतिभा जी से चिड़चिड़ाते हुए कहती हैं, रसोई में जाओ, बहुत सारे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, पहले उनको साफ कर दो, फिर कुछ और काम करना। बहू, मेरी तबीयत इतने दिनों से ठीक नहीं है। तुम्हें तो पता है मुझसे इतने सारे बर्तन नहीं धुले जाएंगे। मैंने ढंग से खाया पिया भी नहीं है, जिस वजह से चक्कर भी आ रहे हैं। कुछ दिन और आराम कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर तुम्हारे साथ सारे काम कर दूंगी। हाँ, तुम तो बस घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहती हो। कुछ काम बता दो तो बहाने बनाने लगती हो। मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है। जाकर के सारे काम खत्म करो। मन मारकर
प्रतिभा जी रसोई में जाकर धीरे धीरे बर्तनों को साफ करने लगती हैं। बर्तन साफ करके जैसे ही फ्री होती हैं तो देखती हैं कि सारा घर तो बिखरा पड़ा है। साफ सफाई भी करनी है। झाड़ू उठा करके पूरे घर को साफ कर देती हैं। फिर पोछा लगा देती हैं। काम करने के बाद प्रतिभा जी थक जाती हैं और जाकर के हॉल में पड़े हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती हैं और बैठे बैठे सोचती हैं कि जब पति थे तो कितने अरमानों के साथ इस घर को बनवाया था। एक एक कोना मेरे पति ने मेरे हिसाब से बनवाया था। सब कुछ अपने हिसाब से मैंने सजाया संवारा था इस घर को। लेकिन जब से बहू घर में आई है तब से तो ऐसा लगता है कि यह घर अपना नहीं पराया लगता है। बहू घर के काम धाम तो कराती है लेकिन किसी भी कमरे में जाने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं किसी कमरे में जाती हूँ तो पीछे से बहू बोलती है, अरे ओ माँ जी, तुम उस कमरे में क्यों जा रही हो? तुम्हारा तो उस कमरे में कोई सामान नहीं है। वह कमरा तो बच्चों का है। आप अपने कमरे में ऊपर जाकर बैठो। आज मेरी बहू ने मेरे ही घर में मुझे पराया कर दिया है। रसोई में बर्तन धोने का काम ही करती हूँ। खाना बहू बनाती है, अपने हिसाब से बनाती है, अपने हिसाब से ही खाने को दे देती है। कभी मैं अपनी बहू से बोलूं कि बेटा कुछ अच्छा खाने का मन है तो बना लो, तो फटाक से मना कर देती हैं। मैं घर में दो दो बार चीजें बनाने वाली नहीं हूँ। एक बार घर में जो खाना बन गया है बस वही खा लो। और तो और बहू रसोई में मुझे अपने पसंद का खाना बनाने भी नहीं देती थी। इन सारी चीजों को बर्बाद करती हो। बहुत चटोरी जीभ है तुम्हारी। इतनी बूढ़ी हो गई हो लेकिन जीभ पर लगाम नहीं है। तुम्हारे बच्चों जैसी हरकतें हैं। कभी यह खाने का मन करता है तो कभी वह खाने का मन करता है। प्रतिभा जी अपनी बहू की वजह से मन ही मन बहुत दुखी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बेटे को यह सब चीजें दिखती ना हो। बहुत सारी चीजें देखता है। उसकी माँ घर में कितना काम करती है, उसकी पत्नी माँ के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है, लेकिन फिर भी बेटा कुछ नहीं कहता है, चुपचाप सुनता रहता है। प्रतिभा जी को अपने बेटे की चुप्पी भी पसंद नहीं आती है, लेकिन क्या करे, बेटे बहू को छोड़ करके कहाँ जाए। रहना तो उनके पास ही है। जैसे रख रही है वैसे ही रहेंगी। कोई दूसरा सहारा भी तो नहीं है बेटे बहू के अलावा। इसलिए चुपचाप से वह परायों की तरह उस घर में रहती हैं, काम करती रहती हैं। बहू जो बनाकर दे देती है वह खा लेती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन होती है। ऐसा लगता है कि घर को छोड़ करके कहीं चली जाए या फिर कुछ ऐसा करे जिससे बहू बेटों पर हमें आश्रित ना रहना पड़े। पर क्या करें, मुझे तो कुछ ऐसा आता भी नहीं जिसको करके मैं चार पैसे कमा सकूं और अपना खर्चा उठा सकूं। अपने बेटे के आगे पैसों के लिए हाथ ना फैलाने पड़े। एक दिन प्रतिभा जी अपनी पड़ोस की सहेली के साथ सब्जी लेने के लिए जाती हैं तो उधर ही एक लॉटरी वाला बैठा होता है। प्रतिभा जी की सहेली लॉटरी टिकट को खरीद लेती है और वह प्रतिभा जी को भी जोर देकर कहती हैं कि तुम भी एक लॉटरी का टिकट खरीद लो। क्या पता तुम्हारी लॉटरी निकल जाए और किस्मत संभल जाए। तेरी बुढ़ापे में बहुत काम आएंगी। पहले तो प्रतिभा जी लॉटरी लेने में आनाकानी करती हैं, लेकिन फिर अपनी सहेली के जोर देने पर वह अपने बचत के पैसे से 500 रुपए की लॉटरी खरीद लेती हैं। खरीद कर अलमारी में रख देती हैं और भूल जाती हैं। शाम को प्रतिभा जी अपने दोनों नाती पोतों के साथ पास के ही पार्क में खिलाने के लिए ले जाती हैं, लेकिन गलती से झूले से पोती गिर जाती है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। खून निकल आता है। तेज तेज वो रोने लगती है। प्रतिभा जी अपनी पोती को देख करके घबरा जाती हैं और उसको चुप कराती हैं। फटाफट से लेकर आती हैं, लेकिन उनको डर लग रहा था। अब पता नहीं बहू उनके साथ क्या व्यवहार करेंगी, क्या कहेंगी। डरते हुए घर में देखती हैं कि सामने डाइनिंग टेबल पर बहू बैठ करके चाय पी रही हैं। जैसे ही उसने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो भागकर आई और बेटी की चोट को देखते ही ऐसे बरस पड़ी कि बच्चों का ढंग से ख्याल नहीं रखती हो, पार्क में ले जाती हो और अपनी सहेलियों के साथ पंचायती करती रहती हो। अरे
जब बच्चे को खिलाने के लिए जाती हो तो उन पर पूरा ध्यान दिया करो। मेरी बेटी को इतनी चोट लगा दी तुमने। अपनी पोती को चोट लगने का दुख तो प्रतिभा जी को भी था। वह डरते डरते अपने बहू से कहती हैं, बेटा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मैं तो अपनी पोती के पास खड़ी खड़ी उसको झूला झुला रही थी, लेकिन पास में खड़े एक बच्चे ने उसको धक्का दे दिया, इसीलिए वह गिर गई। प्रतिभा जी की बात सुनकर बहू का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वह पास में ही रखी चप्पल उठा करके प्रतिभा जी की तरफ फेंक देती है। चप्पल प्रतिभा जी के सर पर आकर जोर से लगती है। बहू चप्पल मारकर चिल्लाते हुए कहती है, अब बहुत हो गया है। मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें अपने घर में अब एक पल भी नहीं रहने दूंगी। आने दो तुम्हारे बेटे को। कल सुबह ही तुमको वृद्ध आश्रम छोड़कर आएंगे। बहू को तो अपनी सास को घर से भगाने का मौका ही चाहिए था और उसको मौका भी मिल गया। उसने अपने पति को अपनी तरफ करके अपनी सास को वृद्ध आश्रम भेजने का पूरा प्लान बना दिया था। प्रतिभा जी अपने कमरे में आकर के फूट फूट कर रोती हैं और सोचती हैं कि मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मेरी बहू ने तो मेरे बुढ़ापे की जरा से भी इज्जत नहीं रखी। आज मेरी बहू ने मुझे चप्पल से मारा। यह बात प्रतिभा जी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बार बार उसी बात को सोच सोच करके फूट फूट कर रोए जा रही थी। उनको तो ऐसे लग रहा था अभी के अभी भगवान उनको इस धरती से उठा ले। अब नहीं जीना है। किस लिए जीना? इसके लिए जीना अब तो उन्हें अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। उनको तो लग रहा था कि अब वह इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि अब चाहे वृद्धाश्रम में रह लेंगे, लेकिन बेटे बहू के साथ नहीं रहूंगी। अब बस बहुत हो गया है। बहू इतनी अत्याचार करती हैं, दिन भर काम करवाती हैं, तिल तिल कर खाने को देती हैं। बेटा सब कुछ देखता है, कुछ भी नहीं बोलता है। और आज तो हद ही हो गई है। आज बहू ने मुझे चप्पल से मारा। वह अपना सारी अलमारी का सामान एक गांठ में निकाल देती हैं और खुद ही वृद्ध आश्रम जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सुबह होते ही बेटा बहू कहते हैं, तुम अपना सामान लगा दो, हम तुम्हें आज वृद्ध आश्रम छोड़ कर आएंगे। हाँ बेटा, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना सामान पहले ही बांध लिया है। बेटा बहू ने मेरे साथ जो किया सो किया, उसको तो मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। लेकिन तुमने सब कुछ जानते हुए भी मेरा साथ नहीं दिया। अपनी पत्नी से कुछ ना कहकर मुझे वृद्धाश्रम भेज रहे हो। यह तुम सही नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमने एक बार भी मेरे पास आकर यह पूछने की कोशिश नहीं की, माँ क्या बात थी, तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ क्या किया। बेटा अपनी माँ की बात को अधूरा छोड़कर ही अपनी कार की चाबी लेकर के बाहर खड़ा हो जाता है और कहता है, जल्दी से आओ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। प्रतिभा जी कार में बैठ जाती हैं। बेटा बहू उनको वृद्ध आश्रम के दरवाजे तक छोड़कर वापस आ जाते हैं। वह अपनी माँ को मुड़कर भी नहीं देखता है, लेकिन प्रतिभा जी अपने बेटे की कार को तब तक देखती रहती हैं जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो जाती हैं, क्योंकि माँ तो माँ होती है। बेटा कैसा भी हो, धीरे धीरे प्रतिभा जी का वृद्ध आश्रम में मन लगने लगता है। वृद्ध आश्रम में उनके जैसे और भी महिलाएं होती हैं, जिनके साथ वह हंसी खुशी के साथ अपनी पुरानी बातों को भुलाकर जीने की कोशिश करती हैं। एक दिन वृद्ध आश्रम में प्रतिभा जी से कोई आकर कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है। प्रतिभा जी सोचने लगती हैं कि एक साल से उनसे कोई मिलने नहीं आया, तो आज कौन मिलने आ गया। वह बाहर आकर देखती हैं तो दौड़कर गले लग जाती हैं। अरे, यह तो उनकी पड़ोस वाली सहेली हैं, जिनके साथ वह अपने सुख दुख की बातें किया करती थी। प्रतिभा जी की सहेली उमा उनसे कहती हैं, अरे प्रतिभा, तुझे याद है जब हम सब्जी लेने गए थे तो हम दोनों ने लॉटरी की टिकट खरीदी थी। तुम्हारा नंबर भी मैंने ले लिया था। अरे, तुम्हारी तो 50 लाख की लॉटरी निकली है। तुम्हें कुछ खबर भी है? क्या मैं यही खुशखबरी तुम्हें ही देने आई हूँ? और कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें ढूंढा है। मैंने तुम्हारे बहू बेटों से कितनी बार पूछा, उन्होंने मुझे एक बार भी सही जवाब नहीं दिया।
लेकिन जब मैंने उन्हें लॉटरी वाली बात बताई, तब उन्होंने तुम्हारा पता बताया। लॉटरी की बात सुनकर के प्रतिभा जी भी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे उमा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। यह तो बहुत सारे पैसे हैं, पर मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगी? ठीक है, मैं अपने वृद्ध आश्रम में ही यह सारे पैसे दे दूंगी, जिससे मेरे जैसी और भी औरतों की मदद होगी, जिनके बच्चे उनको धोखा देते हैं। लॉटरी की इस बात सारी वृद्धाश्रम में फैल जाती है और सभी प्रतिभा जी को बधाइयां देने लगते हैं। प्रतिभा जी को उनके पैसे मिल जाते हैं और वह उन पैसों को वृद्ध आश्रम में देने का विचार करती ही है कि 2 दिन बाद ही उनके बेटे बहू वृद्ध आश्रम में उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, माँ जी, आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। आपके बिना घर में अच्छा नहीं लगता है। और बहू मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। माँ जी, जब से आप इधर आई हो, घर में पोते पोती आपको बहुत याद करते हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आप मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। घर चलो। प्रतिभा जी बहू बेटे की सारी चालाकियों को समझ जाती हैं और कहती हैं, बेटा, 1 साल में मैं तुम्हें आज याद आई हूँ। मुझसे एक बार भी तुम दोनों में से कोई मिलने नहीं आया। पूरे साल तुम्हें याद नहीं आई, या मेरी जो आज लॉटरी लगी है उसके पैसे लेने आए हो? सच सच बताओ, मेरी याद आई है या मेरे पैसों की? प्रतिभा जी की इतनी बात सुनते ही बेटा बहू दोनों ही भड़क जाते हैं और कहते हैं, माँ, तो इसमें बुराई क्या है? तुम क्या करोगी इतने सारे पैसों का? मेरे साथ घर चलो, या पैसे मुझे दो, इन पर मेरा हक है, तुम्हारे नाती के काम आएंगे। और वैसे भी तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगी? तुम्हारे किसी काम के नहीं। तुम्हारी जरूरत तो वृद्ध आश्रम में पूरी हो जाती है। अगर आपका मन घर पर रहना है तो घर पर रहो, नहीं तो वृद्ध आश्रम में रहना है। लेकिन घर चलकर एक बार पैसों का हिसाब किताब हम मिलकर कर लेते हैं, और 1 लाख तुम अपने पास रख लेना। प्रतिभा जी को अपनी बहू की चप्पल वाली घटना याद आ जाती है कि किस तरह से बहू ने चप्पल मारकर उनकी पिटाई की थी, और बेटे ने भी घर से निकालकर कितना दुखी किया था। वह पलंग से उठती हैं और कहती हैं, निकल जाओ वृद्धाश्रम से। मैं तुम दोनों को अपनी लॉटरी के एक पैसे की एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। तुम लोगों को उस दिन शर्म नहीं आई जिस दिन मुझे घर से निकाल दिया, और तुम उस दिन को भूल गई हो जिस दिन तुमने मुझे चप्पल से मारा था। तुम भूल गई हो, पर मैं तो मरते दम तक नहीं भूलूंगी, और न ही अब मैं घर आऊंगी। इन सारे पैसों को मैंने वृद्धाश्रम को दे दिया है। कुछ पैसे मैंने अपने पास रखे हैं और सारे पैसे मैंने वृद्धाश्रम को दे दिए हैं, जिससे मेरे जैसी और औरतों के काम आएंगे, जिनकी औलादें मेरी तरह नालायक होगी। प्रतिभा जी अपने बेटे बहू के पास से हटकर दूसरे कमरे में चली जाती हैं। दोनों बेटे बहू भी अपना सामान लेकर के बेइज्जत होकर के घर को वापस लौट जाते हैं। सभी वृद्ध आश्रम के लोग भी प्रतिभा जी के निर्णय की तारीफ करते हैं और उनकी प्रशंसा में तालियां बजाते हैं। तो दोस्तों, आपको प्रतिभा जी का निर्णय कैसा लगा? क्या उनका यह निर्णय ठीक है? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को हाइप करना ना भूलिए। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर इस कहानी को शेयर कीजिए। धन्यवाद।